राधे राधे। कौन सा चैप्टर पढ़ना है? चैप्टर 3 लिखा गया सबका? केवल बात को समझना है। चलिए स्टार्ट किया जाए। तीन तीन तीन। कहाँ गया? ऊपर गया? तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से पीवीसी क्लासेज में। आज हम देखेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर 3। ठीक है? बिहार बोर्ड का। कौन सा बोर्ड का? वैसे साइंस सभी के लिए है, इसमें कोई बोर्ड का लेन देन नहीं है, लेकिन जो टेक्स्ट बुक है बिहार बोर्ड की उसी का ये है। चैप्टर 3 है जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल, सबको मालूम है फसल क्या होता है। उत्पादन, उसका उत्पादन करना, उसका प्रबंधन, रख रखाव। पृथ्वी पर मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम कृषि की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले हुई। चलो, कृषि, खेतों में फसल उगाने की पद्धति को क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। सबको मालूम है। एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? तो खेती, खेतों में फसल उगाने की पद्धति को कृषि कहते हैं। हम लोग किसान मजदूर के लड़के हैं, ये सब जानते हैं। तुम सब नहीं जानते हो, तू सब कुल सब नौकरिया है ना। चलो ठीक है, तुम ऑनलाइन आया है। फसल, बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं, या खेतों में उगाए जाएं या उपयोगी पौधे को फसल कहते हैं। एक बार फिर से देख लो क्या है। बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले पौधे फसल कहलाते हैं, या खेतों में उगाए जाने उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं। अर्थात भोजन की प्राप्ति के लिए जब एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उस पौधे को फसल कहते हैं। जैसे गेहूँ, धान, चावल, मक्का, ये सब जो हुआ तो क्या हुआ? फसल। अर्थात खेतों में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाएंगे। कुछ नहीं कहेगा, जिसका उपयोग होगा वही फसल कहलाएगा। ठीक है? चारा फसल, चारा मतलब जो गाय भैंस के, हाँ, जो खिलाने को काम आता है। जोन्हरी, ढाठा, बजरा वगैरह को जला। वह फसल जिसका उपयोग जानवरों के चारे के लिए किया जाता है उसे चारा फसल कहते हैं। जैसे जई, जई मतलब जौ, सूडान का घास, हम लोग बरसिंघा घास कहते हैं। बरसीम, यस, होगा, सूडान भी होगा, देख लेंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए। तो चारा फसल उजा गया जो जानवरों को खाने के लिए उपयोग होगा। दूसरा है रेशेदार फसल, जिसमें रेशा निकलेगा। क्या निकलेगा? रेशा। ऐसे फसल जिससे रेशा प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रेशेदार फसल। जैसे में जूट एवं कपास, जूट एवं कपास। अब करें कि मौसम के आधार पर भारत में फसल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मालूम है आप लोगों को? गर्मी में बोने वाले को सुना है? गर्मी में जो होता है, बरसात में, जाड़े में। रबी फसल नाम सुने हैं? रबी फसल, हाँ, चलो,
अभी पहला हम लोग देखते हैं खरीफ फसल। तो जिन फसल को जून जुलाई में लगाया जाएगा, खरीफ फसल कब लगाया जाएगा? जून जुलाई। धान की रोपनी कब होता है? जून जुलाई में, है ना? वही है, जिस फसल को जून जुलाई में लगाया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर तक कटाई, उसे खरीफ फसल कहते हैं। इन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि। हाँ, जल्दी वहाँ से हटाओ उसको, नहीं तो बहुत बार मारेंगे तुमको, खर खर कर रहा है कब से। अब बताओ, धान पूछा जाएगा कि निम्न में कौन खरीफ फसल है, तो चुन लोगे। याद रखेंगे, जो धान के साथ रोपाता है ना, धान, जब धान रोपाएगा उसी टाइम और कोई भी फसल रोपाएगा तो वो सब खरीफ फसल होगा। क्या होगा? खरीफ फसल। कब रोपा जाता है? तो जून जुलाई में। काटा कब जाता है? तो अक्टूबर से दिसंबर में। 3 गो बात याद रखना है। बोआ कब जाता है, काटा कब जाता है, कौन सा फसल होता है उसमें, ठीक है? ये हमेशा काम करेगा। ठीक। रबी फसल, कौन फसल? रबी। तीन फसल को शीत ऋतु में लगाया जाता है, ठंडी के दिन में लगाया जाता है। गेहूं कब लगाया जाता है? हाँ देखो, अर्थात जिन फसलों की बुआई अक्टूबर माह में, अक्टूबर में गेहूं का रुपाई होता है ना, और कटाई मार्च में की जाती है। अब कटाई किया गया ना, लगल मार्च अप्रैल हो रहा है, किसी किसी का हो भी गया है, उसे रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू आदि, ये सब क्या है? रबी फसल। चलिए, ग्रीष्म फसल। ग्रीष्म फसल मतलब जो गर्मी में हो। जिन फसल को ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है, में ग्रीष्म ऋतु में, अर्थात बुआई मार्च से जून माह के बीच की जाती है, से ग्रीष्म फसल कहते हैं। ग्रीष्म फसल को जायद भी कहते हैं, ये याद रखेंगे। ग्रीष्म फसल को क्या कहते हैं? जायद फसल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, धान, मक्का, आलू, नेनुआ, खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, ओकर पूरा खानदान। हाँ, नेनुआ ना, कौन जो कहते रहो वैसे। शीर्ष मृदा, मृदा की उपजाऊ ऊपरी परत को शीर्ष मृदा कहते हैं। जो मिट्टी है उसके ऊपरी परत को क्या कहते हैं? शीर्ष मृदा। जुताई, मिट्टी को उलटना पलटना, भुरभुरा बनाना जुताई कहलाता है। हल, खेतों में जुताई करने के उपकरण को हल कहते हैं। फसल चक्रण, दो फसलों के बीच एक फलीदार फसल लगाने की पद्धति को फलीदार फसल कहते। अब चलिए, निराई, निराई नाम से सुने हैं? सोहनी। हाँ, निराई मतलब था कि खेतों में खर पतवार को हटाने की प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। मोरी, धान के बीज बोने के बाद छोटे छोटे निकले पौधे को मोरी कहते हैं। सिंचाई, अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न समय अंतराल पर पानी देना सिंचाई कहलाता है। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला है नहीं, सब लोग समझते हैं। हम लोग गांव के आदमी हैं। कहाँ के हैं? गांव। शहर के बारे में जानते हैं, गांव के बारे में जानते हैं। चलिए, कुल तो मैं अपने के घरे का के है। आगे, कार्बनिक खाद, पौधे तथा जानवरों की अपशिष्ट जैसे गोबर, ये चीज, गोबर, बेकार साग सब्जी, पौधे पत्तियां, अन्य अवशेषों से प्राप्त अपशिष्ट को कार्बनिक खाद कहा जाता है। कहा जाए कार्बनिक खाद का कहा जाता है। देखता है मैं, गोबर टाल करके रख ले रहता है, वहीं पे राख ही पात में बिगले रहता है, गोभी के पत्ता ही। आज पूरा जब सड़ जाएगा तो कुछ दिन बाद ले जाके खेत में बिक दिया जाएगा। वो क्या है? कार्बनिक खाद है। कैसा है? कार्बनिक उर्वरक। उर्वरक मतलब खाद। फसलों के विशिष्ट पोषक तत्व प्रदान करने वाले रसायन को उर्वरक कहते हैं, जैसे यूरिया, पोटास आदि।
खरपतवारनाशी। ऐसा ऐसा दवाई आता है ना कि क्या करता है, खरपतवार को मार देता है। खरपतवार को नष्ट करने के रसायनों को खरपतवारनाशी कहते हैं। इसका नाम है 2,4-D, है ना? प्यूटोक्लोरा आदि। प्यूटोक्लोरा आदि मतलब इसका नाम है 2,4-D। ये खरपतवारनाशी है, जिसे छिड़क दोगे तो खरपतवार क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगला है पीड़कनाशी। पीड़कनाशी फसलों में कीट पकड़ फसलों में पीड़क से पीड़क कीट फसलों में कीट और पीड़क से होने वाले बचाव करने के लिए जिन रसायनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पीड़क नाशी कहा जाता है। जैसे डीडीटी। डीडीटी जैसे नाली उली भी साफ होता है तो देखता है उजर उजर चूना लगा छींक देता है किनारे किनारा, उसको डीडीटी बोलते हैं। ठीक है। मिथाइल ब्रोमाइड आदि। नीम के पतई, गेहूं में रखता है ना नीम के पतई। प्राकृतिक रूप से पीड़कनाशी गुण पाया जाता है किसमें, नीम के पत्ता में। नीम के पत्ता देखते हैं चावल में डाल देता है आदमी, घुन नहीं लगेगा। क्या पड़ता है उसमें, कटाई। फसल तैयार हो जाने पर उसके काटने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। और दौनी पहले होता था, अब तो डायरेक्ट हार्वेस्टर कटवा ले रहा है ना। अनाज के दानों को उनके पौधे से अलग करने की प्रक्रिया को दौनी या थ्रेसिंग कहते हैं। भंडारण। कटाई के उपरांत अनाजों या अन्य भोजन उत्पाद का भविष्य में उपभोग के लिए संचित करके विधि को भंडारण कहते हैं। मतलब उसको बढ़िया से रखना, कटाएगा तो रखाएगा ना। अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा 14% से कम रहनी चाहिए। नमी नहीं मतलब है ना कि 14% से कम रहना चाहिए। नमी के मतलब हुआ कि जो कैसे गेहूँ चाहे चावल धान होता है, धान कटाता है तो डायरेक्ट नहीं घर में रख देते हैं, सुखवाते हैं ना उसको। हाँ, उसको सुखवा देना है हल्का, 14% से कम होना चाहिए नमी उसमें, पानी की मात्रा, ह्यूमिडिटी की मात्रा। भारत में अनाज के भंडारण की व्यवस्था भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई, शर्ट में एफसीआई करता है। भारत में अनाज का भंडारण कौन करता है, याद रखेंगे, भारतीय खाद्य निगम। बड़े पैमाने पर अनाज का भंडारण साइलो भंडारण में किया जाता है। फलों एवं सब्जियों का भंडारण शीतगार यानी कोल्ड स्टोरेज में किया जाता है। आलू ले जाकर रखता है ना कोल्ड स्टोरेज में, सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, तो यही कोल्ड एज है, कोल्ड स्टोरेज है। आलू। पशुपालन। अब पशुपालन तो मालूम होना चाहिए। यस। पशुपालन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के अनाज, आवास, स्वास्थ्य एवं प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे पशुपालन कहते हैं। अब ये अभ्यास के प्रश्न हैं जो आपको दिए गए हैं कि सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, फसलों को पानी की उपलब्धता कराने की पद्धति को सिंचाई कहते हैं। फसलों को उगाने के लिए अनाजों का अंकुरण, पौधे की वृद्धि और भोजन तैयार करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। दूसरा है कि खाद एवं उर्वरक में अंतर बताइए। एक तरफ लिखेंगे खाद और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, उर्वरक। खाद लिख लेंगे, उर्वरक। खाद और उर्वरक में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। एक तरफ खाद के बारे में लिखेंगे कि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधे के अवशेष से विघटन से प्राप्त होता है, जबकि उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। खाद खेतों में बनाई जाती है, उर्वरक उत्पादन फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। यूरिया खेत में नहीं ना बनाया जाता है, फैक्ट्री में बन के आता है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। ह्यूमस मतलब मालूम है ना, नमी। ह्यूमस मतलब क्या होता है, नमी। खाद में पादप पोषक
कम मात्रा में होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। क्वेश्चन है कि जैविक खाद से आप क्या समझते हैं? जैविक खाद से क्या लाभ है? देखिए, जैविक खाद से निम्नलिखित लाभ है। जैविक खाद से मिट्टी को जल सोखने की क्षमता वृद्धि होती है। जैविक खाद से मिट्टी की भुरभुरी एवं सनद्र हो जाती है, जिसके कारण गैसों का विनिमय सरलता से होता है। जैविक खाद से जैविक खाद से मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है। मित्र जीवाणु मतलब केचुआ की, है ना? जैविक खाद से मिट्टी का गठन में सुधार होता है। जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। करके खर पतवार क्या है, हम इसकी नियंत्रण कैसे करते हैं? वैसे अवांछनीय पदार्थ जो खेतों में फसलों के साथ स्वतः उग जाते हैं, उसे खर पतवार कहते हैं। जैसे बथुआ, कटैला, अंटी बुट्टी आदि, ये सब क्या है? खर पतवार है। इसको मारने के लिए क्या उपयोग किया जाएगा? अगर खर पतवार को नष्ट करना है तो क्या उपयोग होगा? अभी लिखा है, अभी पढ़ा है, 2,4-D खरपतवारनाशी। खरपतवार को नियंत्रण निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं। खेत की जुताई, खरपतवार सूख जाते हैं और वो मिट्टी में मिल जाते हैं। खुरपी या हाथों से निकालकर खरपतवार को हटा सकते हैं। रसायनों का प्रयोग कर भी खरपतवार को हटा सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। देखिए, फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित है। मिट्टी को अच्छी तरह से क्या करना चाहिए? मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार करना। हाँ, उसको जोत के बो के सब जोत के बो देता है। फिर जितना भी उसमें कचरा है उसको निकाल लेते हैं। उन्नत बीजों का चयन, अच्छा से अच्छा बिया उसमें डालना चाहिए। उचित समय पर बुआई करना, समय समय पर सिंचाई करना, वैज्ञानिक तरीके से खेती करना। ठीक है? और ये लास्ट क्वेश्चन है, केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों? केचुआ जो है उसे किसानों का मित्र कहा। हाँ, एक लाइन में तो ये लिख लेंगे कि मिट्टी को भुरभुरा बना सकते। केचुआ मिट्टी के उलटता पलटता रहता है और उसे भुरभुरा बनाता है। साथ ही मरने के बाद मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करता है। इसलिए केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। इस तरह से चैप्टर 3 क्लास 8 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 साइंस। कपड़े तरह तरह के, रेसे रेसे तरह तरह के। बिहार बोर्ड का ये चैप्टर नंबर 4 होगा। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते। चलिए थोड़ा बैठ जाइए उधर। मार देंगे तो घूम के अचकी। तंतु या रेशा। ध्यान से देखेंगे, तंतु या रेशा। सभी कपड़े जिससे बने होते हैं वो रेशा कहलाता है। हाँ, कपड़े किससे बना होता है? तंतु दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक तंतु और दूसरा संश्लेषित तंतु। प्राकृतिक तंतु जो मानव नहीं बनाया है ना, मानव नहीं बनाया है। संश्लेषित मानव बनाया है कृत्रिम ढंग से। प्राकृतिक तंतु वे तंतु जो प्राकृतिक स्रोत, पौधे या जानवरों से प्राप्त होते हैं, वे प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे सूती, रेशमी आदि क्या है? प्राकृतिक तंतु। कपास हुआ, कपास को खाना है ना, बस जरिया बन सकते हैं, कपास थोड़ी ना हम। जैसे खरगोश के बाल पड़े थे, अंगोरा से ऊन प्राप्त, और बकरी के बाल से भी
से भी बनता है। ये प्रकार का तंतु है प्राकृतिक तंतु। अगला है जो बस संश्लेषित तंतु। वे तंतु जो कृत्रिम स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं उसे संश्लेषित तंतु कहते हैं। ये वैज्ञानिक द्वारा कृत्रिम तरीके से प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। और एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, ये सब क्या है? संश्लेषित है। पॉलिस्टर की साड़ी देखा है? नायलॉन, रेयॉन सब क्या है? प्राकृतिक नहीं है, संश्लेषित है। ये मानव बनाता है। तंतु से कपड़ों के अलावा चादर, मोजा, टूथब्रश, रस्सी आदि बनाए जाते हैं। रेशम की प्राप्ति रेशम कीट से की जाती है। रेशम कीट शहतूत के पेड़ पे पाला जाता है। ये दिखाए थे वीडियो वीडियो तरह से शहतूत पे रेशम के कीट पाले जाते हैं। शहतूत मतलब तूत के पत्ता जैसा तोते का पत्ता रहता है। स्पेन में उत्पन्न मेरिनो ऊन सबसे अच्छा ऊन माना जाता है। अब देखिए, अब क्या है, यहाँ से अभ्यास के प्रश्न एवं उनके उत्तर। पहला क्वेश्चन है, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? कपड़ा मानव सभ्यता के विकास की देन है। कपड़ा मानव सभ्यता और संस्कृति के सूचक है। सभी कपड़े रेशों से बने होते हैं। रेशा दो तरह से प्राप्त किया जाता है, एक पेड़ पौधा तथा जानवरों से, तो दूसरा मानव निर्मित यानी संश्लेषित करके प्राप्त किया जाता है। यही कारण है कि कुछ रेशे को संश्लेषित रेशा कहा जाता है। दूसरा देखेंगे, नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं का नाम बताइए जो नायलॉन रेशों की प्रबलता दर्शाती है। ऐसे तो नायलॉन से बहुत सारी वस्तुएं बनती है, परंतु इस प्रबलता को दर्शाने वाले दो प्रमुख वस्तुएं पैराशूट और चट्टानों या पहाड़ों पर चढ़ने वाली रस्सियां बनाई जाती है। नायलॉन के रेशा से तरह के दो वस्तुओं के नाम बताइए। है, नायलॉन की रेशा की प्रबलता दर्शाती है। प्रबलता मतलब बहुत बरियार होता है, मजबूत होता है। ऐसे तो नायलॉन के बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती है, परंतु इसकी प्रबलता को दर्शाने के लिए दो प्रमुख पैराशूट। पैराशूट जानते हो क्या होता है? हाँ, कूदने के लिए। हाँ, कूदने के लिए पैराशूट। चट्टानों पर या पहाड़ों पर चढ़ने के लिए रस्सी भी बनाया जाता है नायलॉन से। है जी, बात बुझ गए? अगला क्वेश्चन, घर की रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है। रसोई घर मतलब खाना वाना बनाने वाले घर में पता है, खाना बनाए। और संश्लेषित वस्त्र का मतलब जैसे पॉलिस्टर हुआ, नायलॉन हुआ, रेयॉन हुआ, वो पहन के खाना नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्या है कि जानते हो इस सब में आग लगता है तो बहुत जल्दी चिपकने का डर रहता है, फटाक देने लग जाता है। और सूती जो वस्त्र है वो बहुत कम जलता है, जल्दी नहीं जलता है। क्योंकि वो टूक वूक बनता है, हटना उतरना, सूती वस्त्र का ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना? वो क्या करता है, आग कम पकड़ता है, जल्दी नहीं जलेगा। अगर ये पॉलिस्टर होगा, रेयॉन होगा मतलब जल्दी जल्दी आग पकड़ लेगा। अब मान लो कोई पहन के बना रहा है तो उसको सट जाएगा, उसमें आग लग जाएगा, नुकसान हो जाएगा, चमड़ी जल जाएगा। संश्लेषित वस्त्र काफ़ी हल्के होते हैं, जिसके कारण थोड़ी सी शारीरिक हलचल या हवा से इधर-उधर हो जाते हैं, जिसके कारण आग के चपेट में आ जाते हैं। इतना ही नहीं, यह आग को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। ये बात यही है कि आग को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। साथ ही इसमें आग बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ता चला जाता है। परिणाम स्वरूप किसी दुर्घटना होने की संभावना प्रबल होती है। इसीलिए रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह दे दी जाती है। बात बुझाया? काहे संश्लेषित वस्त्र नहीं पहना जाएगा? क्यों नहीं पहना जाता है? आग जल्दी पकड़ लेगा। ये लिखोगे?
चिड़िया जूड़ा सरिया तारी हो। काहे लेके आए तो? चलो देखो, रेयान को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? रेयान को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए कृत्रिम रूप से रेशा का निर्माण किया गया। रेयन उन्हीं में से एक रेयन लकड़ी के लुगदी रुई द्वारा कृत्रिम रेशा प्राप्त किया गया, जिसके जिसका गुण रेशम के समान होता है। यही कारण रेयान को कृत्रिम या नकली रेशा कहा जाता है। अरे कि संश्लेषित वस्त्र गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं क्यों? फिर वही बात, संश्लेषित के जो संश्लेषित वस्त्र है गर्मी के मौसम में आरामदेह नहीं होते हैं। संश्लेषित वस्त्र संश्लेषित वस्त्र जल ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होती है तथा ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी यह प्रकाश को ग्रहण कर लेता है, जिससे काफ़ी गर्मी महसूस हो। साथ ही पसीना को भी नहीं सोख पाता है। इन्हीं कारण से गर्मी में आरामदायक संश्लेषित वस्तु में जैसे रेयॉन पहनो, नायलॉन पहनो, तो वो क्या हो जाएगा, गर्मी ज़्यादा लगेगा। हाँ, इसीलिए गर्मी में आदमी क्या पहनता है, आरामदायक, और गर्मी कम लगता है, पसीना लगता है। एक्रेलिक के दो उपयोग लिखिए। एक्रेलिक का उपयोग दो लिखना है। एक्रेलिक का दो उपयोग स्वेटर बनाने में, कंबल, चल रही हो, हेलो, एक्रेलिक के उपयोग याद रहेगा ना? स्वेटर बनाने में, कंबल बने। रेशा का नाम बताइए जो जलने पर, जलते हुए कागज का गंध देता हो, जलने पर जलते हुए बाल का गंध देता है, जलने पर उबलती हुई अ, जलती हुई फली का गंध देता है, फली फली। वह रेशम जो जलने पर जलते हुए कागज का गंध देता है, वह सूती कहलाता है। कहलाता है। वह रेशा जो जलने पर बाल का गंध देता है, रेशम कहलाता है, रेशम। वह रेशा जो जलने पर उबलती हुई फली का गंध देता है, वह नायलॉन कहलाता है। ये था चैप्टर 4। बल से जोर आजमाइश, ये भी पढ़ा दिए हैं। हाँ, राधे राधे। चलिए देखते हैं अब, शांति बनाइए कृपया। करेंगे हम लोग बल से जोर आजमाइश। बल से क्या करेंगे? क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 5। ये पुश लिखा है। पुश मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को पुश करना, धकेलना। बटर। अब पुल मतलब क्या होता है? खींचना। पुल मतलब खींचना। देखो, बल धकेलने एवं खींचने को ही बल लगाना कहते हैं। बल खेल रहा है तो बल लगा रहा होगा, ये खींच रहा है तो बल लगा रहा है। बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक याद रखेंगे, न्यूटन होता है। बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? न्यूटन। इसे एन से सूचित किया जाता है, इतना बात याद रहेगा। बल किसे कहते हैं? तो धकेलने एवं खींचने की बल कहते हैं। ठीक है। पुश मतलब होता है धकेलना, और पुल मतलब क्या होता है? खींचना। हाँ, कहीं कहीं जाओगे तो शीशा का दरवाजा जैसा रहेगा। हाँ, उस पे लिखा रहेगा पुश। हाँ, तो पुश मतलब उसे धक्का दे के जाना है, धकेल के। पीछे मतलब एक बारी ने खुल जाए, खुली ना। आप पुल, पुल मतलब खींचना है अपने तरफ, ठीक है। पुल वाला में लगला सोने धक्का दे। मालूम होना चाहिए पुश और पुल, ठीक है। बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक
न्यूटन होता है, इसे एन से सूचित करते हैं। पहला नंबर देखेंगे संतुलित बल। किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे दो बल को परिणामी यदि शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल, किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल अशून्य हो से यदि अशून्य हो तो इसे असंतुलित बल कहते हैं। बल को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक संपर्क बल, दूसरा असंपर्क बल। संपर्क मतलब उसमें संपर्क होगा, असंपर्क मतलब बिना संपर्क के। ठीक है। संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं, एक पेशीय बल, दूसरा घर्षण बल। आइए पेशीय बल देखते हैं। पेशीय बल किसे, तो जब हम किसी वस्तु पर हाथ या पैरों से बल लगाते हैं उसे पेशीय बल कहते हैं। या बल मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न होता है, जैसे खींचने, उठाने, धक्का देने और दौड़ने के लिए पेशीय बल की आवश्यकता होती है। साइकिल चलाता है आदमी, पैरों से दबाव लगाता है उस पे, ये किस बल से चलता है? पेशीय बल से। बैलगाड़ी खींचता है, बैलगाड़ी खींचता है ना, तो वो किस बल से खींचता है? पेशीय बल से। ठीक है? घर्षण बल, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के संपर्क में चलती है या चलने की कोशिश करती है, जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल गति का विरोध करता है। मान लो किसी भी चीज़ को ऐसे घिसटा के ले जाते हैं तो रगड़ता है तो घर्षण बल लगता है और उसका विरोध करेगा कि मत मत ले जा, ले जाओगे तो बल ज़्यादा लगेगा। घर्षण। असंपर्क बल दो प्रकार के होते हैं, एक गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ब्रह्मांड में दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जैसे सूर्य और चंद्रमा के बीच लगने वाला बल, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच लगने वाला बल आदि। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पे सारी वस्तुएं है। कोई भी चीज़ पेन ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है तो नीचे ही आ रहा है। हाँ? अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो ये ऊपर ही घूमने लगता। जैसे चंद्रमा पे है, वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नहीं है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मान लो कोई चीज़ गया तो वहाँ पे ये नहीं होगा कि अपन तुरंते पैर रखला तो नीचे आ गिलो ज़मीन पे। ऐसे आदमी पौड़ेगा उसी पे, है ना? हवा में पौड़ेगा, नहीं आएगा नीचे। हाँ, इसीलिए ना सब स्पेस में जाता है तो लेके जाता है सब, पहन के जाता है अलग-अलग। गुरुत्व बल, कौन-सा बल? गुरुत्व बल। इन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में यदि एक पृथ्वी हो तो उसके बीच लगने वाले बल को गुरुत्व बल कहते हैं। सूर्य अथवा पृथ्वी के बीच लगने वाला बल, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच लगने वाला बल, पृथ्वी और कोई अन्य वस्तु के बीच लगने वाला बल, ये गुरुत्व बल है। गुरुत्वाकर्षण बल, ये गुरुत्वाकर्षण बल के खोज किए थे न्यूटन बाबा। कौन किए थे? मामा नहीं हो। गुरुत्वाकर्षण बल, ब्रह्मांड में दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को, जैसे सूर्य पृथ्वी के बीच लगने वाला बल, चंद्रमा और सूर्य के बीच लगने वाला बल, दो आकाशीय पिंड। अब है चुंबकीय बल। चुंबक बुझाता है, मैग्नेट। अगर किसी चुंबक द्वारा चुंबकीय धातु को अपनी ओर आकर्षित करने बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। अभ्यास के प्रश्न तथा उत्तर। अगर किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है? किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना अंतः क्रिया या अन्योन क्रिया है। बल क्या है? तो बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान को परिवर्तित कर देता है या स्थान परिवर्तित करने की चेष्टा करता है। ये सब याद करना, लिख लिया दिए तो। बल एक प्रकार के धक्का या खिंचाव है जिसके कारण वस्तु में गति उत्पन्न होती है। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। बल एक सदिश राशि है? इतना याद रखना। बल के द्वारा कौन सी क्रिया की जा सकती है?
बल के द्वारा निम्नलिखित क्रिया की जा सकती है: वस्तुओं के आकार में परिवर्तन, वस्तु के अवस्था में परिवर्तन, वस्तु के गति में परिवर्तन, वस्तुओं के गति में वृद्धि या कमी की जा सकती है। तरह की वस्तुओं की अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो बल दो वस्तुओं के बीच कार्य करता है। ये दोनों वस्तुएं किसी माध्यम या प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में रहते हैं। जब किसी एक वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? बल लगाया जाता है, तो दूसरी वस्तु भी पहले के विपरीत दिशा में बल लगाती है। उसी प्रक्रिया को अंतःक्रिया कहते हैं। बल लगाने के कम से कम दो वस्तुओं में अंतःक्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार वस्तुओं की अंतःक्रिया के कारण उनके आज समझ में आया। देखो, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। जैसे दीवार पे हम गेंद जोर से मारते हैं, जितना जोर से मारते हैं उतने जोर से रिटर्न आता है। तो वो बल लगाता है, हम इधर से बल लगाए तो वो उधर से बल लगाया। मान लो एक झाप मार दे तुमको, हमको भी तो चोट लगेगा ना हाथवा में। ये भी क्या है? न्यूटन का थर्ड लॉ है अंतःक्रिया। ये एक लाइन में याद करेंगे, क्रिया के प्रति क्रिया। रस्सी कसी खेल में दो खेलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है? रस्सी कसी हो जाता है, दोनों पकड़ के रस्सियाँ खींच रहा था। रस्सी कसी खेल में दो बलों विपरीत दिशा में लगाया जाता है। वो उधर खींचता है, ये इधर खींचता है, अलग-अलग। संपर्क बल, असंपर्क बल 2 प्रकार को स्पष्ट कीजिए। संपर्क मतलब अ, हाँ, संपर्क मतलब टच होगा उसमें, है ना? छुआ होगा, स्पर्श होगा। असंपर्क मतलब बिना छुए। ऐसी स्थिति जिसमें 2 पिंड वस्तु प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में हो या किसी वस्तु के माध्यम से संपर्क में हो, दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को संपर्क बल कहते हैं। जैसे कूली के द्वारा उठाया गया वजन, जो कपार पे कूली उठाता है, वजन ले जाता है, तो संपर्क में है ना उसके। संदूक को धक्का देना, घोड़ा गाड़ी द्वारा घोड़ा द्वारा गाड़ी को खींचना इत्यादि, ये सब क्या है? संपर्क बल के उदाहरण हैं। संपर्क बल 2 प्रकार के होते हैं, एक पेशीय बल और घर्षण बल। पेशीय बल, घर्षण बल पढ़ लिए हैं। वैसी स्थिति जिसमें दोनों वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में न हो और न किसी वस्तु के माध्यम से संपर्क में हो, तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को असंपर्क बल कहते हैं। जैसे गिरता हुआ वस्तु पृथ्वी के बीच लगने वाला बल। चुंबक तथा लोहा के बीच लगने वाले बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल इत्यादि असंपर्क बल के उदाहरण हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, घर्षण बल से हम क्या समझते हैं? एक एक करके देख लेते हैं। ब्रह्मांड में सभी पिंड एक दूसरे पर अपने द्रव्यमान के कारण बल लगाते हैं, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन उन दोनों पिंडों में से एक पिंड अगर पृथ्वी पर हो, तो उस दौरान जो आकर्षण बल दोनों पिंडों के बीच लगेगा, उसे गुरुत्व बल कहा जाएगा। यानी पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, जिसमें गुरुत्व बल कहते हैं। यानी पृथ्वी जिस आकर्षण बल से किसी पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसे गुरुत्व बल कहते हैं। कोई भी वस्तु, है ना, पृथ्वी क्या करती है? अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है, इसीलिए हम लोग पृथ्वी पर टिके हुए हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हम लोग हवा में क्या करते? तैरते रहते। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का भी गुण है, जिसके कारण किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। हाँ? दो विशिष्ट वस्तुओं को आपस में रगड़ने से आवेश का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। इसमें एक धनावेशित, दूसरा ऋणावेशित। इस प्रकार इन वस्तुओं में किसी वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है, जिसे विद्युत बल कहते हैं। जैसे कंघा को बल पाल में रगड़ने से कंघा कागज के टुकड़े को आकर्षित करने लगता है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में गति करती है, एक बल उस वस्तु के संपर्क सतह पर कार्य करने लगता है और इस बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है, जैसे पहिया और सड़क के बीच लगने वाले बल, फर्श पर टूटती हुई गेंद। ये पढ़ लिए हम लोग घर्षण।
इतना क्वेश्चन है वो। आठवां पढ़ते हैं, तो खत्म करते हैं बीच में। भार क्या है? क्या भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है, आकर्षित माना खींचना, वही बल उस वस्तु का भार कहलाता है। गुरुत्व के कारण ही वस्तुओं में भार होता है। किसी वस्तु का भार हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। हैं? भार एक सदिश राशि है। याद रखेंगे, भार कैसी राशि है? सदिश राशि है। भार बराबर क्या आता है? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बल की इकाई का नाम बताइए। बल के इकाई का नाम क्या है? न्यूटन। हाँ, शुरू करा बल की इकाई का नाम। जब गेंद हवा में फेंका जाता है तो इसकी गति में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन किन बलों के द्वारा किए जाते हैं? बात बुझाए। करके जब गेंद को हवा में फेंका जाता है तो उसकी गति में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन किन बलों के द्वारा होता है? तो फेंके गए गेंद में गति में परिवर्तन निम्नलिखित बलों के कारण होता है। एक तो घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल या भार, आरोपित बल, घटता परिणाम इत्यादि। ऊपर जब गेंद पृथ्वी एक बल लगाती है जिसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। कोई भी वस्तु को अपने तरफ खींचती है, इसलिए ऊपर से नीचे की तरफ आता है। एक ऐसा भी स्पीड है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से अगर तुमको फेंक दिया जाए, हाँ, तो ऊपर ही रह जाएंगे, ऊपर ही घूमने लगेंगे। ठीक है, नकारात्मक रफ्तार से बिगना। अरे कि पेड़ के नीचे गिरते सेव से कौन सा बल कार्य करता है? पढ़ा है न्यूटन के बारे में? जब करे कोई पेड़ है, पेड़ के नीचे गिरते सेव पे कौन सा बल कार्य करेगा? गुरुत्वाकर्षण बल। हाँ, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो इनकी सतहों के बीच जो बल कार्य करता है वो कौन सा बल होगा? दो वस्तु जब आपस में रगड़ा जाता है क्या होगा बल? घर्षण बल। कौन सा बल असंपर्क बल है? तो चुंबकीय बल असंपर्क बल है। असंपर्क मतलब बिना छुए है। चुंबक दोनों अलग अलग रहता है ना? और फिर भी वो काम करता है, आकर्षण करता है। कौन सा बल है? असंपर्क बल में चुंबकीय बल। और नेक्स्ट जो है अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए राधे राधे।